इस कहानी में अभी तक हमने देखा कि स्टीवन ग्रांट, जो कि लंदन में एक इजिप्शियन म्यूजियम में काम करता है, उसके एक शरीर के अंदर दो पर्सनैलिटी रहती है। उसके दूसरी पर्सनैलिटी का नाम मार्क स्पेक्टर है। ये बिल्कुल अपरिचित की ही तरह है। स्टीवन ग्रांट बहुत ही भोला भाला है, जबकि मार्क स्पेक्टर बहुत ही डोमिनेंट नेचर का है। और मार्क स्पेक्टर मून गॉड खोंशू का अवतार भी है, जो कि मून नाइट बनकर गुनाह करने वाले पर मून गॉड खोंशू का कहर बरसाता है। और इस कहानी में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम आर्थर हैरो है, और ये गॉड एमिट का अवतार है। गॉड एमिट वो है जो कि उन इंसानों की सोल को खा जाती है जो कि आने वाले समय में गुनाह करने वाले हैं। इसलिए आज से 2000 साल पहले इजिप्ट के सभी गॉड ने मिलकर उसे एक मूर्ति में कैद कर दिया था, और अब आर्थर हैरो दोबारा से उसे आजाद करने के लिए एमिट की मूर्ति को ढूंढ रहा है। और उसे रोकने के लिए मून गॉड खोंशू का अवतार मार्क स्पेक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके शरीर में जो दो पर्सनैलिटी हैं, उन दोनों की आपस की लड़ाई की वजह से कहीं न कहीं ये आर्थर हैरो से एक कदम पीछे ही रह जाते हैं। इजिप्ट के सभी गॉड दूसरी दुनिया में रहते हैं और वो अपनी मौजूदगी का एहसास इंसानों को नहीं होने देते हैं। लेकिन खोंशू के बार बार आसमान से छेड़छाड़ करने की वजह से इजिप्ट के सभी गॉड उसे भी मूर्ति में कैद कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क स्पेक्टर की शक्तियां भी खत्म हो जाती है। और यहीं पर हमारी पिछली वीडियो की कहानी खत्म हुई थी। और अब आगे अगले दिन हम देखते हैं कि स्टीवन और लायला मिलकर एमिट के मकबरे की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में उसकी परछाई यानी मार्क स्पेक्टर उससे कहता है कि स्टीवन, तुम आर्थर हैरो का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल दे दो। लेकिन स्टीवन उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था, और वो कहीं न कहीं लायला को पसंद करने लगा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर वो अपनी गाड़ी रोकते हैं, क्योंकि उससे आगे उनकी गाड़ी नहीं जा सकती है, और वो दोनों आगे का सफर पैदल ही तय करना शुरू करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों को वो जगह मिल गई थी जहाँ पर एमिट की कब्र है, लेकिन वहाँ पर आर्थर हैरो के लोग पहले ही पहुँच चुके थे। ये दोनों उनके टेंट में जाकर कुछ सामान उठा लेते हैं, जैसे कि टॉर्च, रस्सियाँ और खाने पीने का सामान। स्टीवन को इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में काफी कुछ पता है, और उसकी नॉलेज की वजह से लायला भी उससे अट्रैक्ट हो रही थी और उसे किस करने ही वाली थी। लेकिन तभी स्टीवन उसे मना कर देता है, क्योंकि मार्क ने उसे बोला था कि वो उसकी बीवी को हाथ भी ना लगाए। लेकिन उसके कुछ देर बाद स्टीवन भी उसे किस कर ही लेता है, जिसके बाद मार्क स्टीवन को एक पंच मारता है। उसके बाद वो दोनों अंदर मकबरे में उतरते हैं, जो कि एक काफी एंशिएंट जगह थी, और वो जगह एक भूल भुलैया की तरह था। वहाँ पर 6 रास्ते बने हुए थे। उन्हें किधर से जाना है और किधर से निकलना है ये समझ नहीं आ रहा था। तभी स्टीवन की नजर एक ताबूत पर पड़ती है, जो कि सोने से बना हुआ है। और जैसा कि स्टीवन को इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में काफी कुछ पता है, इसलिए उसे समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता कि ये भूल भुलैया बिल्कुल ओसाइरस की आंख की तरह बनी हुई है। वो बोलता है कि ओसाइरस की आंख मृत्यु लोक में हिफाजत का एक शाही निशान है। उसके बाद वो लोग आपस में बात करके ये समझते हैं कि ये भूल भुलैया एक जुबान की तरह है, मतलब कि हमें अब एमिट की आवाज को ढूंढना है। तभी उन्हें एमिट की आवाज का सिंबल दिखता है, और वो उन 6 रास्तों में से एक सही रास्ता चुन पाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर आना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस जगह पर एक हेका प्रीस्ट था। असल में हेका प्रीस्ट का काम एक फेरो यानी कि इजिप्ट के राजा के ताबूत को सुरक्षित रखना होता है, और एमिट का आखिरी अवतार एक फेरो ही था, जिसका नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। अब ये बातें करते हैं कि अगर इतना बड़ा राजा मरा है तो उसे दफनाने के लिए सुरक्षा भी कड़ी की गई होगी, और उसका मकबरा भी काफी ज्यादा बड़ा और शाही होगा। इसलिए यहाँ पर इतने सारे दरवाजे, बड़ी बड़ी दीवारें, बहुत सारी मूर्तियां और कुछ पिशाच भी थे। तभी वहाँ पर एक पिशाच आ जाता है, और उसकी आहट सुनकर ही लायला और स्टीवन छुप जाते हैं। अब यहाँ पर स्टीवन लायला को बचाने के लिए उस पिशाच का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, और नीचे खड़ी लायला उस पिशाच का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन स्टीवन एक लकड़ी का ढांचा उसके ऊपर गिरा देता है, और वो हेका प्रीस्ट वहीं पर मर जाता है। लेकिन दोनों अब डर कर अलग अलग रास्ते भागते हैं। इधर लायला के पीछे एक और हेका प्रीस्ट लग गया था। वो लायला को एक दीवार के अंदर खींच लेता है, लेकिन लायला काफी मशक्कत करने के बाद वहाँ से निकल कर आती है। अब हेका प्रीस्ट लायला को मारने ही वाला था, लेकिन तभी लायला एक फ्लेयर को जलाकर उसकी आंख में डाल देती है, जिसे उसने आर्थर हैरो के टेंट से उठाया था, और उसे नीचे खाई में गिरा देती है। लेकिन तभी खाई के दूसरी तरफ आर्थर हैरो आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे फादर की मौत का जिम्मेदार कौन है?
लाला ये बात तो जानना चाहती थी, लेकिन वो आर्थर के साथ सौदा नहीं करना चाहती थी। फिर वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर आर्थर के सामने आती है और आर्थर उसे बताता है कि वो मार्क ही है जिसने तुम्हारे फादर को मारा था। दूसरी तरफ हम स्टीवन को देखते हैं, जो कि एक ताबूत के पास पहुंचता है, जो कि पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। और जब वो उसे खोलता है तो उसे उसके अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का कंकाल मिलता है। अब जैसा कि उसे पता था कि एमिट की मूर्ति को ढूंढने के लिए उसे एमिट की आवाज को ढूंढना है, और एमिट की आवाज मतलब एमिट का अवतार होगा, क्योंकि एक अवतार ही उसके गॉड की बात लोगों तक पहुंचाता है। इसके बाद वो उस कंकाल के मुंह में हाथ डालकर उसके गले के अंदर से एमिट की मूर्ति को निकाल लेता है। उसके बाद लायला भी वहाँ पर गुस्से में आती है और कहती है कि मुझे मार्क से बात करनी है। स्टीवन, तुम मार्क को बाहर आने दो। फिर मार्क उस बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है। लायला उससे पूछती है कि तुमने मेरे फादर को क्यों मारा। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर आर्थर हैरो अपने लोगों के साथ आ जाता है। वो मार्क से एमिट की मूर्ति मांगता है, लेकिन जब मार्क उसे मना करता है तो वह मार्क को शूट करके उससे मूर्ति ले लेता है। अब यहाँ पर मार्क की मौत हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मार्क की आंख किसी और ही दुनिया में खुलती है, जिसमें मार्क एक पेशेंट था और आर्थर हैरो उसका डॉक्टर था। मार्क को पिछला कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आर्थर उससे कहता है कि मार्क, ये जो तुम चांद के देवता, उनके अवतार और हम दोनों की कहानियां बता रहे हो, ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। फिर मार्क को याद आता है कि हैरो ने उसे मार दिया था। इसके बाद वो वहाँ से भागता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जहाँ पर एक ताबूत पड़ा है और उसके अंदर से आवाज आ रही है। जब वो उस ताबूत को खोलता है तो उसके अंदर से स्टीवन बाहर आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं, और जब वो दोनों वहाँ से भागते हैं तो अचानक से उनके सामने इजिप्शियन गॉड टेवरेत आ जाती है। टेवरेत उनसे कहती है कि मृत्यु लोक में तुम्हारा स्वागत है। वो उन दोनों से कहती है कि तुम मर चुके हो और मृत्यु लोक में हो। वो बताती है कि मृत्यु लोक को देखना और समझ पाना इंसान के दिमाग की बस की बात नहीं है, और अभी जो हॉस्पिटल तुम्हें दिख रहा है ये सब तुम्हारे दिमाग की एक कल्पना है। मार्क और स्टीवन उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, और जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मार्क एक दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि वो सभी एक रेत के जहाज पर सफर कर रहे हैं। फिर अगले सीन में टेवरेत उन दोनों के दिल को निकाल लेती है और उसे इंसाफ के तराजू पर रखती है। वो बताती है कि अगर इंसाफ के तराजू पर फीडर ऑफ ट्रुथ का वजन तुम्हारे दिल से ज्यादा हुआ तो तुम्हें देवताओं के पास स्वर्ग में भेज दिया जाएगा, और अगर तुम्हारे दिल का वजन ज्यादा हुआ तो इस रेतीले मैदान की आत्माएं तुम्हें रेत के अंदर ले जाएगी, जहाँ पर तुम अनंत समय के लिए तड़पाए जाओगे। लेकिन वो तराजू बहुत ज्यादा हिल रहा था, जिसके बाद टेवरेत उनसे बोलती है कि तुमने जरूर कुछ ऐसा काम भी किया है जो कि तुम्हारे यादों से मिट चुकी है, इसलिए तुम लोगों को वापस अंदर जाकर अपनी भूली हुई यादों को ढूंढना पड़ेगा, तभी ये तराजू तुम लोगों को सही से परख पाएगा और तुम दोनों स्वर्ग लोक में जा पाओगे। वो दोनों दरवाजे खोलकर वापस आते हैं। अब मार्क और स्टीवन एक दूसरे की यादों को देखते हैं। एक कमरे में स्टीवन उन सभी लोगों को देखता है जिसे मार्क ने जान से मारा था। स्टीवन मार्क से बोलता है कि आखिर तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा। तब मार्क कहता है कि मैं सिर्फ उन्हें ही मारता हूँ जो लोग गुनाह करते हैं। फिर स्टीवन को वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है जो वहाँ से भाग जाता है, और स्टीवन भी उसके पीछे भागता है। मार्क उसे वहाँ जाने से रोक रहा था। स्टीवन को यहाँ पर यह पता चलता है कि स्टीवन असली नहीं है बल्कि मार्क असली है। बचपन में मार्क और उसका छोटा भाई रोरो एक गुफा में खेलने के लिए गए थे, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से उसका छोटा भाई रोरो उसी गुफा में डूबकर मर जाता है, लेकिन मार्क वहाँ से जिंदा बच जाता है। जिसके बाद से मार्क की मॉम उसे रोरो की मौत का जिम्मेदार समझती है और उसकी मॉम उसको खूब ज्यादा टॉर्चर भी करती है, और इसी टॉर्चर की वजह से स्टीवन का किरदार मार्क के दिमाग ने बना लिया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क अब एक टीनेजर हो चुका है और वो अपने मॉम के रवैये की वजह से घर छोड़ने का फैसला करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मार्क के एक दूसरी याद में पहुंच जाते हैं, जहां पर मार्क अपने दोस्तों के साथ इजिप्ट में कुछ कीमती सामान ढूंढने के लिए खुदाई कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया और वहां पर काफी सारे लोग मारे गए। मरने वालों में लायला के फादर अब्दुल्ला उल फौली भी शामिल थे। स्टीवन पूछता है कि अगर सब मर गए तो तुम्हारा क्या हुआ था। तभी हम वहां पर मून गॉड खोंशू के एक टेम्पल को देखते हैं, जिसके अंदर स्टीवन जख्मी था और तड़प रहा था, और अपने पेन को खत्म करने के लिए वो खुद को मारने वाला था। तभी वहां पर एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी की इतनी ही कीमत थी? मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा अवतार बनना होगा और रात के मुसाफिरों पर जुल्म करने वाले लोगों पर मेरा कहर बरसाना होगा। स्टीवन भी वहाँ पर ये सब देख रहा था। वो कहता है कि खोंशू ने तुम्हारा फायदा उस वक्त उठाया जब तुम मौत के कगार पर थे,
अब मार्क के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो खॉन्शु का अवतार बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके अंदर मून नाइट की शक्तियां आ जाती हैं और वो बन जाता है मून गॉड खॉन्शु का अगला अवतार द मून नाइट। फिर उसके बाद वो दोनों वापस टेवरेट के जहाज में पहुंच जाते हैं, जहां टेवरेट उन्हें बताती है कि बहुत सारी आत्माएं यहाँ पर आने लगी हैं, जिनका अभी समय भी पूरा नहीं हुआ है। मार्क कहता है कि शायद हैरो ने एमिट को आजाद कर दिया है। स्टीवन कहता है कि हमें वापस जिंदा होना पड़ेगा। टेवरेट बोलती है कि अगर तुम जिंदा भी हो गए तो गोली लगे हुए शरीर में जाओगे। स्टीवन बोलता है कि आपको लायला तक मैसेज पहुंचाना होगा कि वो खॉन्शु को आजाद कर दे। अगले सीन में कहानी फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है। ये वो मोमेंट था जहां पर बचपन में मार्क स्पेक्टर कोने में बैठकर रो रहा था और उसकी मॉम बाहर से चिल्ला रही थी कि मार्क दरवाजा खोलो। वो अपने छोटे बेटे की मौत का बदला लेने उसके पास आई थी और ये पहली बार था जिस वक्त मार्क की पर्सनालिटी स्टीवन ग्रांट में बदल जाती है। उसके बाद उसकी मॉम दरवाजा तोड़कर वहां आती है और उसे बेल्ट से मारने लगती है। यहाँ पर स्टीवन मार्क से बोलता है कि तुम्हारे दिमाग ने मुझे बनाया ताकि तुम तुम्हारे बुरे यादों को भुलाकर एक नॉर्मल जिंदगी जी सको। फिर स्टीवन बोलता है कि मैं तो डेली मॉम से बात करता था। तो मार्क बताता है कि आज से 2 महीने पहले हमारे मॉम की मौत हो चुकी है। अगले सीन में हम मार्क की एक और पुरानी याद देखते हैं, जिसमें मार्क स्पेक्टर अपने घर के बाहर रोड पर खड़े होकर शराब पी रहा था। ये वही दिन था जिस दिन उसके मॉम की डेथ हुई थी और वो घर में नहीं आता। उसके पिता उसको बुलाते हैं, लेकिन वो रोता रोता वहाँ से जा रहा था। उसे पुरानी बातें याद आती हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और तभी वो स्टीवन ग्रांट में बदल जाता है और स्टीवन फिर से पागलों की तरह फोन पर मॉम से बात करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ फोन पर कोई भी नहीं था। इस पुरानी याद में मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट दोनों शख्सियत सब कुछ देख रहे थे। स्टीवन मार्क से बोलता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो एक छोटे से बच्चे थे, खुद को दोष देना बंद करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों वापस से टेवरेट के जहाज पर पहुंच जाते हैं और वहां पर तराजू अब बराबर हो गया था, लेकिन ट्रुथ ऑफ वीदर का पलड़ा भारी होना चाहिए था, वरना मार्क को रेगिस्तान की आत्माएं आकर ले जाएगी। तभी वहां पर रेत से आत्माएं निकलकर उन दोनों पर अटैक करती है। पहले तो मार्क उनसे लड़कर उन्हें रोक रहा था, लेकिन वो नीचे गिरने ही वाला था। तभी स्टीवन वहां पर आता है और उसे बचाता है। अब स्टीवन उन आत्माओं से लड़ते लड़ते रेत में गिरकर पत्थर में बदल जाता है और मार्क पहुंच जाता है देवताओं के मैदान में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्थर हैरो स्टीवन के शरीर को पानी से निकालकर उससे एमिट की मूर्ति को लेकर वहां से चला जाता है। अब वो लोग वहां से जा रहे थे। वहां पर लायला मार्क को गले लगाकर काफी रोती है। अगले सीन में आर्थर और उसके लोगों को रास्ते में कुछ आर्मी वाले रोकते हैं, लेकिन हैरो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी की आत्माओं को एमिट को खिला देता है। यहाँ पर लायला भी उनके साथ छिपकर आई थी और वो बस एक मौका ढूंढ रही थी कि वो आर्थर को मार सके। तभी मरे हुए लोगों में से टेवरेट लायला से बात करती है कि अगर तुम्हें सबको बचाना है तो तुम्हें खॉन्शु की मूर्ति को तोड़कर उसे आजाद करना पड़ेगा। उसके बाद आर्थर अपने लोगों के साथ एक पिरामिड के पास जाता है और उसे खोल देता है और उसके अंदर जाता है। वहाँ पर बाकी के इजिप्शियन गॉड्स के अवतार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल चुका था कि हैरो एमिट को आजाद करने वाला है। लेकिन हैरो उन लोगों को काफी आसानी से मार देता है और वो एमिट की मूर्ति को तोड़कर आजाद कर देता है। और अब हम फाइनली यहाँ पर एमिट को देखते हैं। अब एमिट अपना पहला शिकार आर्थर को ही बनाने वाली थी, क्योंकि उसका मन साफ नहीं था और उसने भी खॉन्शु का अवतार बनकर काफी लोगों की जान ली थी। आर्थर बोलता है कि मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। ये सुनकर एमिट उससे खुश होती है। उसके बाद एमिट खुद को आजाद करवाने के लिए हैरो का शुक्रिया करती है और वो उससे बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लायला भी उन लोगों के साथ छिपकर पिरामिड के अंदर आ गई थी और वो वहाँ से खॉन्शु की मूर्ति को उठाकर उसे तोड़ देती है, जिसकी वजह से खॉन्शु वापस से आजाद हो जाता है। जहाँ पर खॉन्शु उससे बोलता है कि क्या तुम मेरी अवतार बनकर एमिट का सामना करोगी और बुराई को खत्म करोगी। लायला कहती है कि तुमने मार्क के साथ भी यही करके उसे काफी ज्यादा परेशान किया था, इसलिए मैं तुम्हारे बातों में नहीं आऊंगी। अब खॉन्शु के पास खुद लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके बाद खॉन्शु और एमिट की लड़ाई शुरू होती है। खॉन्शु अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उसे हरा पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क अब स्वर्गलोक में पहुंच चुका है और उसे वहां बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन फिर वो बोलता है कि मुझे वापस जाना होगा और स्टीवन ग्रांट को बचाना होगा, क्योंकि वही मेरा साथी है जो कि मुझे एमिट और हैरो से लड़ने की ताकत देगा। टेवरेट उससे कहती है कि अगर वापस गए तो दोबारा यहाँ पर नहीं आ पाओगे। उसके बाद वो सीधा उस रेगिस्तान में चला जाता है और उसे वहाँ पर स्टीवन मिलता है। वो स्टीवन को बताता है कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। जब मैं जिंदगी नहीं जीना चाहता था तब तुम मेरे पास आए थे और शायद इसीलिए मैं जी सका। लेकिन कुछ समय बाद स्टीवन के साथ साथ मार्क भी पत्थर में बदलने लगता है
तभी पास में ही एक दरवाजा खुलता है और दोनों नॉर्मल होने लगते हैं। तभी वहाँ पर टेवरेट अपने जहाज से आती है और कहती है कि ओसाइरस तुम दोनों से खुश हुए, अब तुम दोनों वापस से पृथ्वी पर जा सकते हो और वहाँ जाकर तुम्हें एमिट को हराना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क अब जिंदा हो चुका था, उसके शरीर से सारी गोलियां निकल जाती हैं और वो एक बार फिर से मून नाइट में बदल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खोंशू अभी भी एमिट से लड़ रहा था। एमिट उसे काफी बुरी तरह मारे जा रही थी। खोंशू इतना ताकतवर नहीं था कि वो एमिट को अकेला हरा सके। तभी उसे महसूस होता है कि मार्क वापस जिंदा हो गया है। वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है और मार्क के पास आता है। अब खोंशू मार्क को बताता है कि एमिट अब आजाद हो गई है और उसे खत्म करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर मून नाइट मिस्टर नाइट में बदल जाता है और अब स्टीवन कहता है कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें एक वादा करना होगा कि काम खत्म होते ही तुम हमें आजाद कर दोगे। इधर लायला ओसाइरस के अवतार से बात कर रही थी। वो उसे बताता है कि एमिट को कैद करने के लिए कम से कम 2 अवतारों की जरूरत पड़ेगी। फिर लायला टेवरेट से बात करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि वो उसका अवतार बनना चाहती है और टेवरेट भी उसे अपना अवतार बनाकर एक काफी अच्छा सूट देती है। अब हैरो और उसके लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सबकी आत्माओं को परख रहे थे और जो भी दोषी निकलता था उन सबकी आत्माओं को एमिट खाती जा रही थी। तभी मून नाइट वहाँ पर आता है। आर्थर हैरो और मून नाइट की लड़ाई होती है और दूसरी तरफ खोंशू भी अपने शरीर को काफी ज्यादा बड़ा बनाकर वहाँ आ जाता है और एमिट पर अटैक कर देता है और उन दोनों की लड़ाई भी शुरू हो जाती है। एमिट बोलती है कि हम दोनों गुनहगार को सजा देते हैं, फर्क इतना है कि तुम गुनाह होने के बाद और मैं गुनाह होने से पहले, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक हो जाएं। इधर आर्थर हैरो और मून नाइट के बीच में भी लड़ाई चल रही थी। ये दोनों शहर में आकर एक दूसरे से लड़े जा रहे थे और कहीं ना कहीं मून नाइट कमजोर पड़ रहा था। अब एक सीन में आर्थर मून नाइट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी लायला वहां आकर उसे बचा लेती है। उसके पास भी टेवरेट की काफी शक्तियां थी। उसके पास उसके गोल्डन पंख और कुछ हथियार था। अब यहाँ पर आर्थर हैरो के खिलाफ मार्क स्पेक्टर और लायला दोनों मिलकर लड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ एमिट और खोंशू लड़ रहे होते हैं। इन सभी के बीच में एक जबरदस्त बैटल होती है। मार्क स्पेक्टर आर्थर हैरो को हराने की काफी कोशिश करता है। दूसरी तरफ लायला भी आर्थर के लोगों को मार रही थी। काफी लड़ने के बाद मार्क स्पेक्टर आर्थर हैरो से हार जाता है। अब आर्थर उसे मारने ही वाला था, तभी उसकी आंखें अचानक बंद होती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसने आर्थर को हरा दिया है और वो जमीन पर गिरा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एमिट खोंशू को हराकर घसीटते हुए ले जा रही थी। उसके बाद मार्क और लायला आर्थर को पिरामिड में ले जाकर मंत्रों का इस्तेमाल करके एमिट को अब की बार आर्थर के अंदर कैद करना शुरू करते हैं। एमिट खोंशू को मार ही रही थी, लेकिन तभी अचानक उसका पूरा शरीर आर्थर के अंदर कैद होना शुरू हो जाता है। अब खोंशू मार्क को बोलता है कि वो हैरो को मार दे, क्योंकि अगर एमिट फिर आजाद हुई तो वो फिर से तबाही मचाना शुरू कर देगी। मार्क उसे मारने ही वाला था, लेकिन लायला उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बिल्कुल एमिट की तरह ही कर रहे हो, मतलब गुनाह होने से पहले ही गुनाहगार को मार रहे हो। इसके बाद मार्क रुक जाता है। फिर खोंशू उसे वादे के मुताबिक आजाद कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरो भी अब एक हॉस्पिटल में है और वहाँ पर एक शख्स आकर उसे बाहर ले जाता है और कार में बैठाता है, जहाँ पर पहले से खोंशू बैठा हुआ था और उसके साथ में उसका एक नया अवतार था जिसका नाम था जेक लॉकली। वो हैरो को मार डालता है। असल में जेक लॉकली मार्क स्पेक्टर की तीसरी पर्सनैलिटी थी और इसी मिस्ट्री के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक और बात, यार आप में से काफी सारे लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।